Hello guys, good morning to all of you and welcome to study mission. I hope to all is well. आप लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे और टुडे लेक्चर्स आई स्टार्टेड नाउ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेटेस्ट ऑप्शनल क्वेश्चंस है जो कि करंट अफेयर्स है आपके आईएएस यूपीएससी एसएससी मिशन में आपका वो जरूर आएगा क्वेश्चंस एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं कोई भी सिविल एग्जाम्स में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस जरूर आते हैं। आइए चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएफ। एटीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, शायद आपको पता नहीं होगा या होगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये नया वर्ड कुछ लगता है तो इसके बारे में बता रहा हूँ। एटीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। एटीएफ एविनेशन ड्रिवन फ्यूल या एक्वायर्ड रेडिएशन फॉल या आफ्टर द फ्यूचर क्या होगा। एविएशन ट्रिविएशन फ्यूल। देखिए एविएशन ट्रिविएशन फ्यूल क्या होता है, जो भी फ्यूल्स होती हैं हमारी फ्यूल्स, आपको पता होगा फ्यूल्स कौन होती हैं, जैसे कि जो भी फ्यूल हो गई, तेल हो गया, किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जो फ्यूल होती हैं फ्यूल, ये जो फ्यूल होती हैं फ्यूल ये फ्यूल्स आपके, जैसे कि मैं बताया था अभी अगले 2-3 दिन पहले कि जो फ्यूल्स जो पेट्रोल आता है वो किसी 4 कंट्री जो है फोकस उस पर किया जाता है, उस कंट्री से पेट्रोल आता है, जैसे इंडिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब यहाँ से पेट्रोल आता है। तो लार्ज तरीके पे यहाँ से पेट्रोल आता है, तो इसी को एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया जिसका एविनेशन ट्रिविएशन फुल दिया गया। ओके चलते हैं आगे। देखिए सपोर्ट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छा से समझा सकूं और हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा वीडियो में बना कर ले आ सकूं आपको लोग सामने और आप लोग इंजॉय करिए। व्हाट इज द फ्यूल फॉर्म ऑफ जीसीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीसीसी। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। थर्ड ऑप्शन है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, गेम कॉर्पोरेशन काउंसिल एंड गेम काउंसिल ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या होगा बताइए। गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल, गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल। देखिए गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल क्या होता है, जो गल्फ गेम होता है ना, गल्फ गेम एक होता है आपको पता होगा, उस गल्फ गेम को कॉपरेट करने के लिए जो काउंसिल बनाई गई है उसको गल्फ कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल बोलते हैं। ओके द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। चंद्रशेखर आजाद, अशोका जी या अशोक देसाई। नहीं जी, अशोक देसाई हैं हमारे अभी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक नीचे के लायर होते हैं, अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द लायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक लायर होते हैं जो छोटे से, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। चलते हैं। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020 या 12 अप्रैल 2020। क्या होगा। 17 अप्रैल 2020 को अभी सेलिब्रेट किया गया आपके सामने। तो ये सेलिब्रेट किया गया 17 अप्रैल को, अभी 2-3 महीने पहले इसको सेलिब्रेट किया गया हेमोफीलिया डे के रूप में। और देखिए हेमोफीलिया के बारे में बता देता हूँ आपको कि हेमोफीलिया होता क्या है एक्चुअली। तो हेमोफीलिया जो आपके होता है वो आपके ब्लड का जो होता है, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं इसको, ब्लड क्लोटिंग। जब ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जैसे कि आपकी चोट लग जाती है तो उसमें ब्लड जल्दी नहीं रुकता है या ब्लड जम जाता है, तो वो चीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो हेमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है, हेमोफीलिया को उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उसी को सेलिब्रेट किया गया है हमारे 17 अप्रैल 2020 को। और ये हेमोफीलिया निकल के आपके
इस पे फोकस किया गया। कौन सी कंट्री फोकस की? तो इस पे फोकस की हमारी फ्रांस कंट्री, इस पे फोकस किया। ठीक है। व्हाट इज द इनकम टैक्स ऑन 5 to 7.5 लाख? कहने का मतलब ये है कि कितना इनकम टैक्स है अगर किसी फैमिली मेंबर के पास, अगर किसी फैमिली मेंबर के पास 5 से 7 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपए तक सालाना अगर पैसा आता है तो उसके पर कितना इनकम टैक्स लगता है? ऑप्शन है 35%, 6.7% या 10%। क्या होगा? 10%। जी हाँ, अगर किसी भी फैमिली मेंबर के पास 5 to 7.5 लाख तक अगर इनकम आती है पर ईयर्स, तो उसके पे 10% का इनकम टैक्स लगता है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन टैक्स लगाती है, जो कि आपको देखिए टैक्स भी बहुत कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जीएसटी, आपको बोलते हैं वो जीएसटी, एक टैक्स ये हो गया। एक आपको डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, जो कि आपको बैंक के द्वारा डायरेक्ट काट ले जाता है। और जीएसटी होता है जब आप कोई भी सामान लेते हैं उस पर वो टैक्स लगता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। ओके, चलते हैं अब आगे। 6 क्वेश्चंस। इनकम टैक्स रेट 25% ऑन इनकम रेंज। मतलब कि इनकम टैक्स अगर 25% है, अगर किसी भी फैमिली मेंबर का इनकम टैक्स 25% है, 25% इनकम टैक्स किसी भी फैमिली मेंबर का लग रहा है अगर, तो उसका इनकम रेंज क्या हो सकता है? ये क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। उसमें आपको इनकम रेंज दिया गया था और इनकम टैक्स पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको इनकम टैक्स रेट दिया गया है 25%, जो कि और इनकम रेंज पूछ रहा है आपका कि रेंज क्या होगा। तो आपका रेंज मतलब कि आपका कितना इनकम होगा सॉरी, आपका कितना सैलरी होगी, कितना ईयर्स सैलरी होगी पर ईयर्स, कि आपको 25% का इनकम टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट लगाएगी। कितना होगा सैलरी? तो 12 to 15 लाख या 23 लाख, 12.5 to 15 लाख। क्या होगा? थर्ड, 3 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन इनमें से थर्ड ऑप्शन मेरा सही होगा, क्योंकि जब आपके पास 12.5 से 15 लाख तक के जगह आपके पास इनकम आती है पर ईयर्स, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज 25% लगता है। जी हाँ, अगर आपके पास किसी भी फैमिली मेंबर के पास 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक का इनकम आती है, तो उस फैमिली मेंबर के पास गवर्नमेंट 25% का टैक्स लगाती है। सॉरी, आरबीआई। 7th क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड ऑन। आरबीआई का फाउंडेशन कब किया गया था? तो आरबीआई का फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। जी हाँ, 1 अप्रैल 95 को हमारे आरबीआई का फाउंडेशन किया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि गवर्नमेंट बैंक है। इसका फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। एफआरबीएम फुल फॉर्म, एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, या पब्लिक रिस्पॉन्सिबल एंड द बिगर माइनर, या पुअर रिस्पॉन्स बैंक टू मैनेजर। क्या होगा बताइए? 3 ऑप्शन है आपके पास, और इसके बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। जी हाँ, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। आपकी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपके फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो देखती है,
जो फिजिकली देखती है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे स्वास्थ्य के लेकर, या आपके मेंटली स्वास्थ्य को लेकर या फिजिकली स्वास्थ्य को लेकर जब देखती है, लेकिन ज़्यादातर इस पे फोकस फिजिकली किया जाता है। तो जब फिजिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है और बजट मैनेजमेंट भी देखती है साथ में, बजट मैनेजमेंट भी साथ में देखती है कि भाई एक मेंबर पे कितना बजट लगता है, बजट कितना मैनेजमेंट किया जाएगा, कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाएगा। तो इस तरह से एफआरबीएम का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। चलते हैं आशा। आशा शब्द सुनकर ही आपके मन में आ गया होगा कि आशा शब्द को मैंने कहीं सुना है। तो देखते हैं कहाँ सुने हैं आप। आशा, ASHA, आशा इसको बोलते हैं। और इसके थर्ड ऑप्शन है, आप में कौन से ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि राइट होगा, आप बताइए थोड़ा। एक्वायर सोशल हेल्थ एक्टिविटी, एक्चुअली सोशल हेल्थ एक्टिविटी, या ए क्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर लास्ट वाला होगा, जो कि एक क्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी होता है। एक क्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी होता है। इसमें आशा वाले में आप लोगों को पता होगा कि आशा वाले में आपकी कुछ तो वुमेन्स होती हैं या कुछ तो मेंस होती हैं, जेंट्स जो कि बोल सकते हैं, और ये आशा वाले में काम करती हैं। आशा वाले में होता क्या है कि आपके ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि ये है क्या। एक क्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, एक क्रिएट करना, सोशल हेल्थ एक्टिविटी को क्रिएट करना, जो कि आपके समाज में, आपके गांव में, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में जो आपके हेल्थ को एक्टिविटी को देखा जाता है। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर कुछ दिक्कत आती है तो आशा वाले जाती हैं, या आपके पोलियो पिलाने वाले के लिए जो होती हैं वो आशा वाली ही होती हैं। तो इस तरह से आपको हेल्थ एक्टिविटी सोसाइटी में देखा जाता है। FDI फुल फॉर्म, जी हाँ, FDI फुल फॉर्म हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है FDI का फुल फॉर्म। FDI का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेन डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टर, क्या होगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है कि राइट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें होता क्या है, देखिए कि जो भी फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाता है, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कोई भी मेंबर, अगर इंडियन मेंबर अगर फॉरेन गया और वहाँ से डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है कहीं इंडियन बैंक में या कहीं भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है अगर डायरेक्ट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंटर होता है। वर्ल्ड बैंक का एंड कॉपीराइट डे ऑन, वर्ल्ड बैंक और कॉपीराइट कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, तो 23 जून 2004, या 24 अगस्त 1980 से, या 23 अप्रैल 1995 से। कब किया जाता है आप लोग बताइए, बताइए जल्दी से कि कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 अप्रैल 1995 को हमारा 23 अप्रैल 1995 को हमारा वर्ल्ड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया गया था। जो कि ये जो कॉपीराइट सेलिब्रेटेड है, ये सऊदी अरबिया से सेलिब्रेट किया गया था पहली बार, और ये सऊदी अरबिया से ही निकल के आया। जो कि इस पे एक बुक सेलिब्रेटेड के तरफ से ये देखते हैं कि बुक डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, तो वो होती है कॉपीराइट बुक सेलिब्रेटेड डे। When the MG added in नरेगा then become the मनरेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा MG जो है महात्मा गांधी, MG का फुल फॉर्म महात्मा गांधी होता है। महात्मा गांधी नरेगा में कब ऐड किया गया था? देखिए, नरेगा के बारे में मैं बता देता हूँ कि नरेगा 2005 में स्टार्ट किया गया था। 2005 में, जी हाँ, नरेगा 2005 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन जब नरेगा स्टार्ट हुआ था
तो नरेगा में NREGA था, MG आगे नहीं लगा हुआ था। जी हाँ, ये MG आगे नहीं लगा हुआ था। अब आप कभी भी मनरेगा लिखेंगे तो MG आगे लगा कर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि MG आपके बाद में ऐड किया गया, और वहीं कब ऐड किया गया, कब बाद में ऐड किया गया MG को, यही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि नरेगा में MG का वर्ड कब ऐड किया गया, तो जाकर मनरेगा बन गया। तो आपको बता दिया 2005 में तो लॉन्च किया गया, लेकिन MG वर्ड कब ऐड किया गया इसमें, तो MG वर्ड ऐड किया गया 2009 में, 2009 में। 2009 में जो है कि आपके महात्मा गांधी को ऐड किया गया, महात्मा गांधी MG को ऐड कर दिया गया मनरेगा में, जो कि ये 100 डेज का मुहिम उठाती है, और 100 डेज का कम से कम मिनिमम 100 डेज का ये कार्य देती है माइनॉरिटीज को। और अभी आपको मनरेगा के बारे में कुछ अपडेट बता दूं, तो मनरेगा में पहले आपको 100 रुपये मिलते थे, पहले आपको 100 रुपये मिलते थे, फिर आपको 180 मिलने लगे, लेकिन फिर आपको 180 मिलने लगे, पहले 100 मिलते थे 100 डेज का, लेकिन फिर आपको 180 मिलने लगे। भी 2 ईयर्स एगो के बात कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद अभी नाव 2020 में जो कि पेंडेमिक की वजह से अभी मनरेगा में आपकी सैलरी 200 कर दी गई है, यानी कि 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं 20 रुपये से क्या होगा भैया, 20 रुपये से क्या होगा। गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि हमारे वर्कर्स, हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, उनके पास कम से कम कुछ नहीं तो 500 इसको करना चाहिए था, लेकिन इसमें कम से कम 500 करना चाहिए था, लेकिन इसमें शर्म की बात है कि 20 रुपये ऐड किया गया है, जो कि इन लोगों की सैलरी अभी 200 बस रह गई है। ओके, तो चलते हैं। ये अपडेट था आपके मनरेगा का 2020 का, जो कि 2020 में अभी हाल ही में 20 रुपये ऐड किया गया, जो कि पहले 100 रुपया था, फिर 180 हुआ, अब इसका 200 रुपये हो गया। ठीक है, चलते हैं। सॉरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCEP? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCEP? RCEP का फुल फॉर्म क्या होगा? 3 ऑप्शन है: रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रिक्वायरमेंट कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, या रिफॉर्म कंपनी कंप्लीट पार्टनरशिप। क्या होगा, क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही होगा, जो कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मतलब कि जो भी रीजनल कॉम्प्रहेंसिव में इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर हम बनाते हैं कोई भी देश से, या कोई भी स्टेट बनाती है, या कोई भी कंट्री बनाती है वर्ल्ड लेवल पे, तो वो होता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे कि आप चाइना से ले लीजिए, अगर चाइना से आप अगर अच्छे रिलेशन रखते हैं, या USA से अगर अच्छे रिलेशन रखते हैं GDP के मामले में या इकोनॉमिक के मामले में, तो वो इकोनॉमिक कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप होता है, माना जाता है। ओके, 14 क्वेश्चंस, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इंटरनेशनल डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? सॉरी, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? बताइए, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया गया था? इंटरनेशनल डांस डे आपके सेलिब्रेट किया गया था 29 अप्रैल 1982 को। देखिए, इंटरनेशनल डांस डे जो होता है, इंटरनेशनल डांस डे ये सेलिब्रेट किया गया था 29 अप्रैल 1982 को, और यह डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर एक ईयर्स को, डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ITI फुल फॉर्म, ITI का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? ITI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, या इंडियन आइडियोलॉजी इंस्टीट्यूट,
या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। क्या हो सकता है? थर्ड ऑप्शन मैंने बोल दिया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा जी, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो थिएटर होती है उसका एक इंस्टीट्यूट होता है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल थिएटर का जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल थिएटर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटरनेशनल थिएटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और उसके उपलक्ष्य में हम लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट होता है ITI। और ITI आप लोग वो मत समझिएगा ITI जो कि ITI का हम लोग कोर्स करते हैं, वो ITI नहीं है। ITI यहाँ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है। व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है? जी हाँ, प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है? तो प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है? 3% या 30% या 92%? 92%, जी हाँ, 92% जो होता है वाटर हमारे प्लाज्मा में अवेलेबल होता है। 92% प्लाज्मा में वाटर अवेलेबल होता है। प्लाज्मा में बता दो आप लोग कि होता क्या है कि जो ब्लड में हमारी ब्लड को सर्कुलेट करने के काम करती है वो हमारी प्लाज्मा करती है। जो ब्लड में सर्कुलेट करने के काम करती है, ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करने के काम करती है, वो प्लाज्मा का रोल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि प्लाज्मा 92% वाटर लेकर चलती है और बिना वाटर का कोई भी चीज़ फ्लो करे, कोई भी चीज़ सर्कुलेट करे, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए प्लाज्मा का रोल सबसे काफ़ी होता है। और आजकल कोविड-19 में प्लाज्मा का रोल भी चल रहा है। प्लाज्मा अगर किसी भी, आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी मेंबर को अगर कोई भी डिजीज हो गया और उस डिजीज से वो फिट हो गया, वेल हो गया, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती है, जो कि एंटीबॉडीज मतलब कि उसको फिर वो वायरस कभी नहीं आएगी, वो वायरस को फाइट करके वो आगे निकल जाएगा। इसलिए प्लाज्मा इसका काफ़ी स्ट्रांग बन जाता है उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति का प्लाज्मा किसी अन्य व्यक्ति में डाल दिया जाता है तो वो भी व्यक्ति स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह से हमारी कोविड-19 के साथ हम लोग लड़ रहे हैं अभी। चलते हैं NFS से फुल फॉर्म। NFS से फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू फैशन ऑफ एक्शन या न्यू फैशन ऑफ सपोर्ट एक्शन या द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्या होगा? जी हाँ, राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जब हमारी फूड पे सिक्योरिटी लगाया जाता है नेशनल के द्वारा तो वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होता है। FCI जिसको बोलते हैं, या इंडिया का होता है, लेकिन एक नेशनल लेवल पे होता है जब फूड सिक्योरिटी की जाती है। CTBT फुल फॉर्म। CTBT का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रेटी या कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रेटी। ये होता क्या है? देखिए, कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रेटी होता क्या है कि जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है किसी भी कंट्री में तो कुछ ड्रॉबैक जरूर देखने को मिलता है आपको। किसी भी कंट्री में अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो कुछ तो ड्रॉबैक जरूर देखने को मिलता है, इसलिए इस टेस्ट को बैन किया गया है कॉम्प्रहेंसिव के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट न किया जाए किसी भी कंट्री में, क्योंकि ये हार्मफुल भी होता है। भले ही आपको ये फीडबैक दे, अच्छा काफ़ी फीडबैक दे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचाता है, कहीं ना कहीं जीवन को हमारा रोक देता है। इसलिए न्यूक्लियर कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी किया गया, साइन किया गया कि आपको न्यूक्लियर टेस्ट कहीं भी नहीं कर देना है। न्यूक्लियर टेस्ट अगर करना होता है तो उसके लिए एक अच्छे से लैब बनाया जाता है, वहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होता है। आप कहीं भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और सभी कंट्री को ये चीज़ है, सभी कंट्री को यह चीज़ है प्रोवाइड नहीं की जाती है कि आप सभी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है। गिने चुने ही कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट करती है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नोबल गैस जैसी या हार्मफुल गैस निकलती है, इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट करना बैन माना जाता है। ओके।
देखिए 19 क्वेश्चन में अब चलते हैं। हाउ मेनी कंट्री इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं। ब्रिक्स आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलकर साथ में कोई भी डिजास्टर को, कोई भी परेशानियाँ को, कोई भी कार्य को एक साथ साथ में मिलकर करती हैं। ये ब्रिक्स कंट्री होती हैं। और इस कंट्री में कितने मेंबर हैं तो आपके वर्ल्ड को देखकर ही पता चल रहा है। BRICS यानी कि फाइव कंट्री है जो कि आपके ब्रिक्स में जुड़े हुए हैं, 5 कंट्री। चलते हैं आगे। अभी आगे आएगा इसका एक और क्वेश्चन। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 4-5 ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, रसिया, ऑस्ट्रिया, चाइना या सऊदी अरेबिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये कन्फ्यूजन करने के लिए ज़रूर आ जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारा पहला जो ऑप्शन है, हमारा जो ये पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। ये जो ऑप्शन का जो कंट्रीज हैं, ये ऑप्शन का जो कंट्रीज है या ब्रिक्स में पार्टिसिपेटेंट्स है, ना कि ये ऑप्शन वाले नहीं है कहीं भी। ये ऑप्शन वाले कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रोल नहीं प्ले नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रिक्स का रोल प्ले करता है वो फर्स्ट ऑप्शन वाले करते हैं, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया हमारी कंट्री प्यारी सी, और चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कंट्री जो हैं ये ब्रिक्स की पार्ट हैं, जो कि कहीं भी डिजास्टर की बात हो या कहीं भी बाढ़ आ गया, सिचुएशन हो गया किसी भी कंट्री में, या किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो ये साथ में चलकर और उसको टेकल करती है। तो ये होती है ब्रिक्स का कंपनी का रोल। ब्राज़ील जैसे रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, उसमें आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी कंट्री आती है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारे लेक्चर सही लगे होंगे। अगर सही लगे हैं तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर सीइंग माय लेक्चर्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प ईच अदर। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे को समझिए। देखिए इन्वायरमेंट बनाइए, इन्वायरमेंट पर्यावरण आपको तभी शुद्ध करेंगे आप जब तक आप शेयर नहीं करेंगे। अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिए, हेल्प करनी है, ईच अदर हेल्प ईच अदर, हर एक को सहायता करिए, हर एक को हेल्प करिए। किसी के पास देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, वो फ़ोन तक नहीं ले पाते हैं, तो लैपटॉप की बात ही अलग है। वो कोचिंग क्लास कहाँ से करेंगे, पैसे ही नहीं हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हेल्पलेस है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप हेल्प करेंगे एक दूसरे के साथ तो बहुत ही अच्छा रहता है, और हम भी मोटिवेट होते हैं कि बच्चे हमारे साथ हैं और हम भी मोटिवेट होते हैं। देखिए एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताने हुए, ये कोट्स जो है मैं पहले लिखा था कि पृथ्वी को ज़रूरत की नज़र से देखोगे तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर लालच के नज़र से देखोगे तो बहुत छोटी है। जी हाँ, अगर हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत के नज़र से देखते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अगर किसी भी चीज़ को, पढ़ाई को अगर ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानेंगे आप, लेकिन पढ़ाई को अगर आप एक बोरिंग के हिसाब से देखेंगे, बोरिंग के हिसाब से, तो आपके लिए ये सही नहीं होगा। आपको नज़र में आएगा कि ये बोरिंग है, लेकिन अगर आप जिस चीज़ की नज़र से देखेंगे वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे हम पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए आपको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे नज़रिए से देखना है किसी भी चीज़ को। पृथ्वी हो या आपके इन्वायरमेंट हो, आपके पेड़ पौधे हो, आपके परिवार हो, आपके स्टडी हो, आपके टीचर्स हो, कोई भी हो, उनको एक अच्छे नज़रिए से देखना है, एक अच्छे से बिहेव करना है उनके साथ, ताकि आप आगे बढ़ सके, आपको मोटिवेशन मिले। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर्स अच्छा लगा होगा, और आज के लेक्चर्स में यहीं तक रखता हूँ। देखिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूँ और आप लोगों को
आगे बता सकूं, आप लोग आगे बढ़ सके। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड ईच अदर। देखिए हर एक क्लास के लेवल तक का है ये क्वेश्चंस और हर एक कंपटीशन के लेवल तक का है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड करिए और ध्यान से एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर एवरीवन। धन्यवाद। जय हिंद।